हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। आज के हमारे डिस्कशन में हम मॉड्यूल बी के चैप्टर 27 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चैप्टर है। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करें इसको। और इससे पहले वाले लेसन्स अगर आपने वॉच नहीं किए वीडियोस तो उनको पहले वॉच कर लेना, फिर इसको स्टार्ट करना। रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करना। अभी जो बातचीत हमारी लास्ट सेशन से चल रही है वो डॉक्यूमेंट्स को वैलिड रखने के ऊपर चल रही है, और वैलिड रखने में डॉक्यूमेंट्स को रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट्स से एक और स्टेप है। When renewing or varying a credit limit with its limit, the bank should obtain fresh set of documents or continue using existing set supported by supplemental or additional deeds if necessary. तो जब भी हम किसी लोन को रिन्यू करते हैं या उसके अमाउंट को चेंज करते हैं लेकिन विद इन इट्स लिमिट्स, तो बैंक क्या करते हैं, तो बैंकों को ऑब्टेन करना है फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या वो कंटिन्यू कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सेट है उसको यूज़ करना, लेकिन फिर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा एडिशनल डीड्स के साथ, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, सप्लीमेंटल डॉक्यूमेंट के साथ। तो इन दो केसेस जहाँ पे हम लोन को रिन्यू कर रहे हैं या लोन को वेरी कर रहे हैं या उसकी कंडीशंस को वेरी कर रहे हैं। कैंसलिंग एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल कॉज अ डिसकंटिन्यूटी। अगर हम एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर देते हैं तो इससे डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी, और फिर जो बैंक का चार्ज है ऑन द सिक्योरिटी वो वायलेट हो जाएगा। सो टू मेक श्योर कि हमारा चार्ज जो है वो डिसकंटिन्यू ना हो, वायलेशन ना हो, तो इसलिए हम एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ कंटिन्यूशन रखते हैं। तो साथ में हम सपोर्ट कर देते हैं उसको सप्लीमेंटल या एडिशनल डीड्स लेकर के या डॉक्यूमेंट्स लेकर के। However, obtaining fresh sets of documents for renewal is not mandatory। अगर हम केवल रिन्यूअल कर रहे हैं, ऑलरेडी जो सैंक्शनड फैसिलिटी है उसका रिन्यूअल कर रहे हैं, आमतौर के ऊपर ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इनके हम रिन्यूअल करते हैं एवरी 12 मंथ्स। टर्म लोन के, डिमांड लोन के नॉर्मली रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं होती। तो जहां हम केवल रिन्यूअल करते हैं तो वहां पे किसी फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। A formal letter agreeing to continue its credit facility for further period such as 1 year would be enough। So हम एक सिर्फ लेटर ले लेंगे, फॉर्मल लेटर, तो जिसमें बोरोर एग्री करेगा फॉर कंटिन्यूइंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फर्दर पीरियड, तो वो फॉर्मल लेटर काफ़ी होगा टू कंटिन्यू विद द फैसिलिटीज। The letter should include an acknowledgement of debt and security details from original documents signed by the borrower and attached to the renewed of set of documents। तो उस लेटर में क्या लिखा होना चाहिए? सो लेटर में नंबर 1 एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। किसकी एक्नॉलेजमेंट? डेट की, लोन की एक्नॉलेजमेंट के बैंक को बोरोर ने इतना पैसा पे करना है, इतना पैसा उसके लोन में आउटस्टैंड करता है,
और सिक्योरिटी की डिटेल्स को एक्नॉलेज करना है, और ये हम अटैच कर देंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। सो इस लेटर को बोरोर साइन करेगा और उसे हम रिन्यूड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देंगे, सो दैट लेटर विल बी एनफ टू कंटिन्यू विद दीज फैसिलिटीज। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। हम फ्री लाइव क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर कंडक्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये क्लासेस GIB, CIB, प्रमोशन एग्जाम तीनों को कवर करती हैं। इसमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते हैं CIB के लिए। तो अगर आप इन क्लासेस को ऑलरेडी यूज नहीं कर रहे ऑन ए रेगुलर बेसिस, सो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड दीज आर फ्री एंड दीज आर कंडक्टेड एवरी डे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। रिवाइवल ऑफ टाइम बार्ड डेट्स। अगर हमारा लोन टाइम बार्ड हो जाता है, सो टाइम बार्ड डेट क्या होते हैं, तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय टाइम बार्ड डेट। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट जो है उसके प्रोविजंस हैं। क्या प्रोविजंस हैं? अगर हमने कोर्ट में सूट फाइल करना है तो हमारे पास एक मैक्सिमम फिक्स्ड पीरियड रहता है ड्यूरिंग विच पीरियड वी कैन गो टू कोर्ट। और अगर हम उस पीरियड में कोर्ट में नहीं जाते और हमारा डिफ़ॉल्ट है, तो फिर हम कहते हैं कि अब हम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, लिमिटेशन इसका समाप्त हो गया है, तो उनको हम कहते हैं टाइम बार्ड डेट। हर एक लोन का, हर एक सिक्योरिटी का लिमिटेशन पीरियड अपना अपना होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन लोन कि वो किस टाइप का लोन है, लिमिटेशन पीरियड डिफरेंट होगा। सो अगर वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर जाए तो उनको हम कहेंगे टाइम बार्ड डेट। ऐसा लोन जिसकी रिकवरी अब टाइम एक्सपायर होने के कारण कोर्ट में जाके हम नहीं कर पाते। सो व्हेन डीलिंग विद द टाइम बार्ड डेट्स नीड टू बी रिवाइव्ड, recourse can be made to section 25 subsection 3 of Contract Act 1872। सो जब भी हमारे सामने कोई टाइम बार्ड डेट हो तो हम रिवाइव कर सकते हैं उसको, और उसके लिए हमें क्या फॉलो करना होगा? सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को हमें फॉलो करना होगा। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट written promise signed by person or their agent to pay wholly or partially a debt that has become time barred and could not be enforced due to law of limitation is not void for want of consideration। तो ये सेक्शन क्या कहता है, क्या प्रोविजंस हैं सेक्शन के? अगर हम कोई रिटन प्रॉमिस ले लेते हैं बोरर से, जो बोरर साइन करेगा, या उसके एजेंट से, उसके बिहाफ के ऊपर जो साइन करता है, कि वो जो आउटस्टैंडिंग डेट है, जो टाइम बार्ड हो चुका है, उसको वो होली या पार्शली पे करने के लिए अगर वो प्रॉमिस करता है, तो अब हम इसमें एक नया प्रॉमिस ले लेंगे। सो हम एक नया प्रोमिसरी नोट ले लेंगे। उस नए प्रोमिसरी नोट में किस चीज़ का प्रोविजन होगा, किस चीज़ की पेमेंट का प्रोविजन होगा, कि जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो उसको होली और पार्शली पे करेगा जो टाइम बार हो चुका है। और उस लेटर के लेने के बाद जो उसमें टाइम बार का लिमिटेशन था, लॉ ऑफ लिमिटेशन के मुताबिक, वो अब ख़त्म हो जाएगा। सो दैट मीन वी कैन गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ नाउ। क्योंकि कोर्ट में जब हम जाते हैं तो कोर्ट में हमें कंसीडरेशन प्रूव करनी पड़ती है कि हमने कुछ दिया और उसके बदले में हमें कुछ लेना है, उसको हम कहते हैं कंसीडरेशन। तो अगर कंसीडरेशन नहीं है तो फिर हम लोन की रिकवरी नहीं कर सकते। सो टाइम बार्ड लोन, क्योंकि कंसीडरेशन को समाप्त माना जाता है, इसीलिए ये जो प्रॉमिस है ये कंसीडरेशन बन जाता है, तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा।
Such a fresh promise to pay creates new course of action for the time barred debt. सो जैसे ही हम ये नया प्रॉमिस लेंगे तो इससे एक नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, यानी फ्रेश बेसिस के ऊपर हमारा लिमिटेशन रिवाइव हो जाएगा उस टाइम बार्ड लोन के लिए, यानी हम कोर्ट में अब सूट फाइल कर सकेंगे। However, it must be explicitly expressed और necessarily implied। लेकिन ये जो हम प्रॉमिस लेंगे ये एकदम क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड किया जाए, या इससे बाय इम्प्लीकेशन ये मीनिंग निकाला जा सके कि डेट को एक्नॉलेज किया गया है, डेट के लिए नया प्रॉमिस दिया गया है। A statement made by a witness in court admitting a time-barred debt does not constitute a promise to pay under Section 25(3)। अगर विटनेस जाके यानी बोरोर जाके वो एडमिट कर लेता है कि उसने टाइम बार्ड डेट लिया था, तो उससे वो प्रॉमिस नहीं बनता पे करने का। तो रिवाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है एक नया प्रॉमिस करना, एक फ्रेश प्रॉमिस करना। तो अगर वो फ्रेश प्रॉमिस करेगा कि यस मैं टाइम बार्ड डेट को पे करूँगा, तो केवल वही वैलिड माना जाएगा, यानी सिर्फ कोर्ट में जाके एडमिट कर लेना कि मैंने एक लोन देना था जो टाइम बार्ड है, उससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए फ्रेश प्रॉमिस की ज़रूरत पड़ेगी। टू फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। तो अगर इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो फिर ये ज़रूरी है कि जो स्पेसिफिक प्रॉमिस है, फ्रेश प्रॉमिस लेटर दिया जाए। A mere acknowledgement of liability, even if implying a promise, is insufficient for this purpose। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर केवल एक्नॉलेजमेंट दे दी जाती है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग होता है ये बताना कि मैंने आपका ये पैसा पे करना है। और प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस का मीनिंग होता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ये आपका लोन करूँगा पे। तो एक्नॉलेजमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट प्रॉमिस नहीं है। एक्नॉलेजमेंट है, प्रॉमिस प्रॉमिस है। तो हमें प्रॉमिस चाहिए, एक्नॉलेजमेंट से काम नहीं चलेगा। द कलकत्ता हाई कोर्ट क्लैरिफाइड इन डिसीजन मनोज कुमार साहा वर्सेस नोबार्ड विप चंद्र पोडर that a mortgage by deposit of title deeds in lieu of a time barred debt is valid। So time barred debt के लिए अगर mortgage दिया जाए तो उसको वैलिड माना जाएगा, यानी एडिशनल सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड की जाए तो उसको वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 डज नॉट गवर्न इट सिंस मॉर्गेज इफेक्टिवली डिस्चार्जेस द डेट by assigning to the mortgagee an interest corresponding in monetary value। तो इस केस के अंदर सेक्शन 25(3) एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि जो मॉर्गेज है उसका जो डीलिंग है वो सेपरेट एक्ट के अंतर्गत है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत। और जैसे ही मॉर्गेज किया जाएगा तो उससे डेट डिस्चार्ज किया जा सकता है बाय असाइनिंग टू द मॉर्गेजी, यानी बैंक को अगर ये राइट असाइन कर दिया जाता है, इंटरेस्ट इन द मॉनेटरी वैल्यू। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें जो हमारा मेनली क्वेश्चन से रिलेटेड है, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, लेकिन स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। तो इसलिए कभी भी फ्री क्लास मिस मत करें, इससे आपको बेनिफिट बहुत सारा मिलने वाला है। लेकिन पास अगर आपने होना है तो फुल सिलेबस को ज़रूर कवर करें। फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनको लेकर के हमारे कई स्टूडेंट्स ने जो फीडबैक दिया, जो उनको डिफ़िकल्टी आती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है,
उनको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी आती है, जिसके कारण वो बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। और इन बुक्स में उनका कहना है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। बहुत कम प्राइस के ऊपर ये वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं। इन वीडियो लेसन में हम कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसके चलते आपकी ये डिफ़िकल्टी रिमूव हो जाती है और बड़ी आसानी से आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके चलते आपका लॉट ऑफ टाइम जो है वो भी सेव हो जाता है। तो इन दोनों के चलते आपका फुल सिलेबस कवर हो जाता है। हमारा क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसके कारण आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब अगर इतना कुछ इतना अच्छा अवेलेबल है और आपने ये यूज़ अभी तक नहीं किया, तो फिर इसको यूज़ हम कहाँ जाके करें? तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज में जाएं, तो वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वहीं से आप हमारी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 गवर्न इन इंडिया? ये जो एक्ट है इंडिया के अंदर, ये किस चीज़ को गवर्न करता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट ऑप्शन आंसर है। सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। कौन सा आंसर आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है? सो डेट रिकवरी मेथड्स को रिलेट करता है, बैंकरप्सी प्रोसीजर को रिलेट करता है, क्रेडिट फैसिलिटी लिमिट्स को रिलेट करता है, या टाइम लिमिट फॉर लीगल एक्शन को रिलेट करता है। सो लिमिटेशन एक्ट है तो ये उन टाइम लिमिट को रिलेट करता है जो लीगल एक्शन के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट फिक्स की हुई है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इन व्हाट सिचुएशन कैन ए बैंकर टेक लीगल एक्शन टू रिकवर ड्यूज? सो अगर हमने ड्यूज को रिकवर करना है और उसके लिए लीगल एक्शन लेना है तो वो कौन सी सिचुएशन है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। व्हेन बोरोर एक्नॉलेजेस द डेट इन राइटिंग, व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, व्हेन बोरोर मेक्स पार्ट पेमेंट ऑफ द लोन, व्हेन लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स। तो हमने बतानी है इनमें से वो सिचुएशन जब बैंक लीगल एक्शन लेगा फॉर रिकवरी ऑफ द लोन अमाउंट। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे, कौन सी ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन बनती है। सो किन सिचुएशन में ये बनती है? सो जब डॉक्यूमेंट्स विद इन द लिमिटेशन पीरियड है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स लिमिटेशन पीरियड में नहीं है तो फिर हम लीगल एक्शन फाइल नहीं कर सकते हैं। हमें रिवाइव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, जैसा हमने इस लेसन के शुरू में देखा था। सो व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर विद इन लिमिटेशन पीरियड तो वी कैन टेक लीगल एक्शन फॉर रिकवरिंग द ड्यू अमाउंट। हाउ कैन ए लिमिटेशन पीरियड बी एक्सटेंडेड फॉर डेट रिकवरी? सो अगर हमने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड करना हो डेट रिकवरी के लिए तो क्या मेथड फॉलो करेंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बाय ऑब्टेनिंग मॉर्टगेज ऑन द प्रॉपर्टी, बाय ऑब्टेनिंग रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, बाय डिसकंटिन्यूइंग द क्रेडिट फैसिलिटी, बाय साइनिंग ए फॉर्मल लेटर ऑफ कैंसलेशन। तो हमने ध्यान रखना है लिमिटेशन पीरियड को हमने रिवाइव नहीं करना, लिमिटेशन पीरियड को हमने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए क्या करना होगा? तो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कैसे करना है इसका डिटेल हमने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है।
अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो को वॉच ज़रूर कर लेना। तो हम एक्सटेंशन कैसे करेंगे? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लेकर के। सो अगर हमने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड करना है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो फिर वो टाइम बार्ड बन जाता है। लेकिन अगर भी वो अवेलेबल है और हमें उसकी डेट को एक्सटेंड करना है तो ये एक्नॉलेजमेंट लेकर के हम उसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं। What happens if limitation period expires for a debt? अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर जाए किसी लोन के लिए तो फिर क्या होता है? Borrower must obtain a new set of documents. Fresh set of document is required and a new limitation period starts. Borrower cannot take legal action of debt recovery. Banker must write off the debt. तो उस पीरियड में उसमें क्या हैपन होगा अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर जाता है? तो देन व्हाट विल हैपन? तो उस केस के अंदर हमें एक फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेना होगा। वो फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मेनली क्या है जो इस लेसन को डिस्कस करते समय हमने आज डिस्कस किया था, वो है फ्रेश प्रॉमिस टू पे। तो ये नया प्रॉमिस टू पे होगा। सो हम नया सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेंगे जिसमें मेनली प्रॉमिस टू पे रहेगा, जिससे हमारी लिमिटेशन नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी। Which of the following is not a way to extend limitation period for debt recovery? डेट रिकवरी के लिए कौन सा वो मेथड नहीं है जिससे हम एक्सटेंड कर सकते हैं लिमिटेशन पीरियड को? हमने बताना है कौन सा वो नहीं है। Obtaining written acknowledgement of debt, obtaining a mortgage on the property, making part repayment of loan, obtaining formal letter of renewal। तो हमने बताना है कौन सा इनमें से मेथड नहीं है जिसके चलते हम लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आंसर? सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? सो कौन कौन से हैं हम रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं? ये तो बनता है। पार्ट रीपेमेंट हम करवा सकते हैं, वो भी बनता है। फॉर्मल लेटर ऑफ रिन्यूअल ले सकते हैं, ये भी बनता है। लेकिन मॉर्गेज हम ऑब्टेन करते हैं ऑन द प्रॉपर्टी तो उससे एक्सटेंट नहीं होती, उससे सिक्योरिटी तो क्रिएट होती है, तो लिमिटेशन पीरियड उससे एक्सटेंड नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर मॉर्गेज अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963? लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत मॉर्गेज के केस में लिमिटेशन का पीरियड कितना रहता है? 3 इयर्स का रहता है, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का या 12 इयर्स का? तो लिमिटेशन पीरियड अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963 कितना रहता है? तो वो हमने आंसर प्रोवाइड करना है। सो मॉर्गेज के केस में ये पीरियड होता है 12 इयर्स का। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। व्हाट शुड ए बैंक डू व्हेन रिन्यूइंग और वेरिंग ए क्रेडिट फैसिलिटी विद इन इट्स लिमिट? सो लिमिट के विद इन अगर हम रिन्यू करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी को या उसकी कंडीशंस को वेरी करते हैं तो उस केस में बैंक को क्या करना होगा? ऑब्टेन फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट और सप्लीमेंट डीड्स इफ नेसेसरी, कैंसल एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट फ्रॉम द बोरर या फाइल अपील इन ए कोर्ट फॉर डेट रिकवरी। तो जब भी हम रिन्यू करेंगे या वेरी करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को किसी भी लोन के केस में, तो इनमें से हमें क्या करना होगा? व्हाट द बैंक शुड डू? तो जैसा हमने अंडरस्टैंड किया था, हम एक फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेन कर लेंगे। सो वी शैल ऑब्टेन ए फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट
तो दिस मीन हमारा ऑप्शन आंसर क्या बना, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बना ए। तो या तो हम फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ले लेंगे या सप्लीमेंटल डीड ले लेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाई इज ऑब्टेनिंग फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट मैंडेटरी फॉर रिन्यूअल। अगर हम केवल रिन्यूअल करते हैं लोन की, तो उस केस में ये फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत क्यों नहीं रहती मैंडेटरी बेसिस के ऊपर। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। It may cause discontinuity in bank's charge on the security. Limitation Act does not require it. Bank can use original document indefinitely. तो इसमें कौन सी ऑप्शन बेस्ट बनती है? तो नया सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है जब हम लोन लिमिट को रिन्यूअल करते हैं। तो इनमें से कौन सा रीजन आपको लगता है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है? सो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, या डिसकंटिन्यूटी कॉज हो जाती है उससे चलते, या लिमिटेशन एक्ट में उसके प्रोविजन नहीं है, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बैंक इंडेफिनेटली यूज कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन आंसर है इट मे कॉज डिसकंटिन्यूटी इन बैंक्स चार्ज ऑन द सिक्योरिटी। तो रिन्यूअल की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, नए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की, क्योंकि उसके चलते डिसकंटिन्यूएशन आ सकता है बैंक के चार्ज के ऊपर ओवर द सिक्योरिटी। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउज फॉर रिवाइवल ऑफ टाइम बार्ड डेट। अगर हम टाइम बार्ड लोन्स को रिवाइव करना चाहते हैं, उसकी लिमिटेशन दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वो सेक्शन कौन सा है? 25(1), 25(2), 25(3) या 25(4)? सो काफ़ी डिटेल में हमने उस सेक्शन को डिस्कस किया था और वो सेक्शन है 25(3). नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 25(3) what is required for a fresh promise to pay a time barred debt to be valid। इस सेक्शन के अंतर्गत जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन है, किस चीज की जरूरत है फॉर ए फ्रेश प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट टू बी वैलिड? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट मस्ट बी इम्प्लाइड बट नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। ए mere acknowledgement of liability is sufficient. It must be expressly stated or necessarily implied. A witness's statement in court is considered a valid promise. तो फ्रेश प्रॉमिस टू पे वैलिड बन जाए टाइम बार्ड डेट को लोन पे करने के लिए, तो इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है? सेक्शन 25(3) इसके प्रोविजन को डिस्कस करते समय हमें याद होगा कि जो फ्रेश प्रॉमिस टू पे है, या तो वो एक्सप्रेसली स्टेटेड हो या वो नेसेसरली इम्प्लाइड हो, यानी ऑप्शन सी इसमें हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। What does not constitute a promise to pay under section 25(3) of Indian Contract Act? तो प्रॉमिस टू पे बनाने के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए प्रॉमिस टू पे? तो किस सिचुएशन में हम उसको प्रॉमिस टू पे नहीं मानेंगे? विटनेस स्टेटमेंट इन द कोर्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इंप्लाइंग ए प्रॉमिस, फ्रेश प्रॉमिस टू पे होली और पार्शली ए टाइम बार्ड डेट, ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट फ्रॉम द बोरर। तो विटनेस अगर कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देता है तो उसको प्रॉमिस नहीं माना जाएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट दी जाती है लायबिलिटी की, तो जो इम्प्लाइंग प्लेज बन जाए, इम्प्लाइंग प्रॉमिस बन जाए, तो उसमें आ जाएगा वो। फ्रेश प्रॉमिस वो पे करता है तो भी बन जाएगा। एक्नॉलेजमेंट रिटन ऑफ डेट फ्रॉम द बोरर, तो ये प्रॉमिस नहीं बनेगा। तो इसमें आंसर एक नहीं, आंसर हमारे दो बनेंगे। रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वाला नहीं बनेगा और विटनेस का स्टेटमेंट इन कोर्ट ये नहीं बनेगा।
सो यानी ए एंड बी, सो दे विल नॉट कंस्टिट्यूट अ प्रॉमिस, लेकिन बी एंड सी दे विल कंस्टिट्यूट द प्रॉमिस। According to Calcutta High Court decision, when is mortgage by deposit of title deed valid? तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन जिसका डिस्कशन हमने इस सेशन में किया था, मॉर्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करके वैलिड कब माना जाएगा? व्हेन मॉर्गेज इज एग्जीक्यूटेड विद इन द लिमिटेशन पीरियड, व्हेन मॉर्गेज इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, व्हेन डेट हैज बीन फुली पेड ऑफ, व्हेन लिमिटेशन पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय पार्ट पेमेंट। तो हम रिकॉल करें कौन सी सिचुएशन में ये जजमेंट दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा आंसर क्या बनेगा? सो अवर आंसर विल बी मॉर्गेज इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, क्योंकि हम टाइम बार डेट की बात कर रहे थे उस केस में, और टाइम बार केस मीन्स व्हेन मॉर्गेज इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर लिमिटेशन पीरियड, तो उसको वैलिड माना जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे अभी और भी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आज से के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो वहीं पे हम सूटेबली भी उसके आंसर कर देंगे सूटेबली। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करके सूटेबली हेल्प करेंगे। आज के सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं। आई एम श्योर कि ये सेशन आपको यूज़फुल लग रहा होगा। अगर सेशन यूज़फुल है तो इसको तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इस सेशन को पहुंचाता है। तो दिस मीन हमारा लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, ये दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के बराबर है। तो शेयर कर लें इस सेशन के लिंक को अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, जिससे आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स इस लेसन को वॉच कर पाएंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलें और आप किसी भी सेशन को मिस ना करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट हैपन्स टू ए टाइम बार डेट व्हेन मॉर्गेज इज एग्जीक्यूटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड? तो अगर मॉर्गेज क्रिएट कर दिया जाए बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, तो जो टाइम बार्ड डेट है उसके साथ क्या हैपन होगा? डेट इज डिस्चार्ज्ड and a limitation period starts. Debt remains a time barred and no legal action can be taken. Debt becomes void and no recovery is possible. Debt is revived and a new cause of action is created. तो इनमें से क्या होगा अगर टाइम बार्ड डेट के लिए मॉर्गेज क्रिएट कर दिया जाता है बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं? तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? तो इसका इम्प्लीकेशन रहता है कि डेट डिस्चार्ज हो जाता है और नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। हाउ इज इंटरेस्ट ऑफ मॉर्गेजी इन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कैरेक्टराइज्ड? सो जो मॉर्गेजी का हित है, इंटरेस्ट है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के अंदर, उसको हम कैसे देखते हैं? एज ए मनी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेट, as an interest in the property being mortgaged, as a limited time claim on the property, या as an absolute ownership of the property। तो अगर ये मॉर्गेज क्रिएट कर दिया जाता है तो हम मॉर्गेजी का जो राइट है, इंटरेस्ट है, उसको कैसे करेक्टराइज करते हैं? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो करेक्ट है? तो इसमें स्टेटमेंट जो वो मॉनेटरी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू डेट क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। तो ऑप्शन ए इज द आंसर हियर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे विद मोर सच लेसन्स इन कमिंग डेज। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।